नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कोरोना काल की मार गरीब और मजदूरों पर पड़ रही है। प्रवासियों का अंतहीन दर्द अब जानलेवा साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 2 दिनों के भीतर दूसरा बड़ा हादसा हुआ। 24 मजदूरों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मरने वालों में 7 मजदूर बोकारो के रहने वाले थे। इन सब के बीच नेताओं के बयान सिस्टम की पोल खोल रहे हैं। देश कोरोना के आफत काल से गुजर रहा है और सबसे ज्यादा परेशान प्रवासी मजदूर हैं। पेट पर आफत के साथ ही अब तो जान पर भी बन आ गई है। बेगार होने के बाद जब कामगार अपने घरों को जाने लगे तो मौत भी चल पड़ी पीछे, वो भी रफ्तार के साथ। शनिवार तड़के उत्तर प्रदेश के औरैया में मजदूरों से भरी गाड़ी की कंटेनर वाहन से जोरदार टक्कर में 24 कामगारों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए। मरने वालों में झारखंड के 7 मजदूर शामिल हैं। सभी बोकारो जिले के चास अनुमंडल के गोपालपुर पंचायत के रहने वाले थे। ये मजदूर राजस्थान में मार्बल फैक्ट्री में काम करते थे। इस दुखद खबर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर दुख जताया है और श्रमिकों को देश का मुख्य स्तंभ बताते हुए उनकी सेवा और सुरक्षा को सभी का कर्तव्य बताया है। वहीं बोकारो के चास अनुमंडल के गोपालपुर, खीराबेड़ा और बाबूडीह गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। अपनों को खो चुके परिजनों का बुरा हाल है तो जनप्रतिनिधि उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं। हाँ, घर के लिए चले थे। किस गाड़ी थे? बताया जा रहा है टेलर गाड़ी थे। तो इन लोग का क्या स्थिति है? घर का क्या स्थिति है? घर का बहुत दुख है सर, बहुत गरीबी हालत है सर। कितने लोगों की क्षति हुई है? क्षति करीब 4-5 आदमी को क्षति ज्यादा हुई है। इन सब के बीच झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। मंत्री जी कह रहे हैं कि झारखंड के प्रवासी मजदूर समझदार हैं और सड़क के किनारे ही चलते हैं। हमारे यहाँ तैयारी है। हमारे यहाँ थोड़ा जागरूक है। जो पैदल भी चल रहे हैं वो किनारे किनारे चलते हैं। मैं खुद देखता हूँ, मैं भी चल रहा हूँ। जगह जगह जाना पड़ता है मुझे खाद्यान्न वितरण को मॉनिटरिंग करने के लिए, तो पाता हूँ कि लोग किनारे किनारे चल रहे हैं। गरीबों की मौत हो रही है, वे हादसों के शिकार हो रहे हैं, लेकिन नेता हैं कि बेतुके बयानों में ही उलझे पड़े हैं। ऐसे में विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो लोगों को एक साथ उतने लोगों को लेने के लिए वो तैयार नहीं है। इस कारण से वो दिक्कतें हो रही है। हमें लोग लगता है कि सरकार को इस क्षमता को बढ़ानी चाहिए जांच की, और जितना जल्दी हो फिर लोगों को लाना चाहिए। मजदूरों पर आफत की कहानी की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। देश के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो संकट की घड़ी में सरकारी व्यवस्था की हकीकत बयां कर रही है। मजदूरों की जान सस्ती क्यों है, इसका जवाब न तो सरकार के पास है और न ही प्रशासन के पास, क्योंकि सवाल वही रोटी का और पेट की मजबूरी का है। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से ज्ञानेंदु, रांची से भुवन किशोर झा और ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात की। कोरोना बंदी में मजदूरों के पलायन से जुड़े मसले पर न्यूज़ 18 झारखंड के संपादक संतोष कुमार ने राहुल गांधी से सवाल पूछा। राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। नमस्कार, मेरा सवाल माइग्रेंट लेबरर्स से है, क्योंकि हमारे स्टेट से लगभग 10 लाख जो रजिस्टर्ड हैं अभी माइग्रेंट लेबरर हैं, जो कि अभी आने को वेट कर रहे हैं। ट्रेनें चल रही हैं, कुछ आ चुके, कुछ इंतज़ार में हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनके आने का, ये जो अभी आने का सिलसिला शुरू हुआ, ये आया क्यों सिचुएशन ऐसा? क्या इसको ऐसा नहीं रोका जा सकता था उनको वहीं पर? वहाँ पर क्या उनकी व्यवस्था नहीं की जा सकती थी? न्याय योजना का कॉन्सेप्ट हमारा था, वो लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट था और हमने कैलकुलेट किया था, बिल्कुल सस्टेनेबल तरीके से वो किया जा सकता था। मगर कोरोना के समय हमने सरकार को एडवाइस किया कि आप टेम्परेरीली 3, 4, 5 महीने के लिए न्याय योजना जैसा प्रोग्राम
50% लोगों को, सबसे गरीब लोगों को आप डायरेक्ट पैसा दीजिए। प्रवासी मजदूरों से फैल रहे कोरोना ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अब तक सरकार के पास राज्य से बाहर 10,25,603 प्रवासी के फंसे होने की सूचना है, जिनमें से 6,96,391 लोगों ने राज्य में वापस आने की गुहार लगाई है। कोरोना के कारण बड़ी संख्या में प्रवासी झारखंड आ रहे हैं। अब तक 1 लाख लोग झारखंड में अन्य राज्यों से आ चुके हैं। इन प्रवासियों के आने के बाद कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 10,25,603 प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो कॉल हमारे महाराष्ट्र से हैं, ये 7,600 से ऊपर हमें कॉल मिल चुके हैं। इसके बाद दूसरा स्थान है गुजरात का, जिसमें 3,900 करीब 4,000 मान सकते हैं, 4,000 कॉल्स हमें वहाँ से मिले हैं। इसके बाद तमिलनाडु है, इसके बाद कर्नाटका है, जिसमें करीब लगभग 3,700 और कर्नाटका से करीब 3,000 कॉल्स हमें मिले हैं। यहाँ पर इन राज्यों से सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूरों ने हमें कॉल करके कंट्रोल रूम को सूचित किया है। कोयला सेक्टर के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। कोयला खदान में सरकार की मोनोपोली अब खत्म होगी, क्योंकि सरकार कमर्शियल माइनिंग की इजाजत देनी जा रही है। रेवेन्यू शेयर के आधार पर सरकार कमर्शियल माइनिंग पर जोर देगी। इसके साथ ही कोल माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है। साथ ही नीलामी के जरिए 500 माइनिंग ब्लॉक उपलब्ध कराया जाएगा। कोयला खदानों की नीलामी को नियम आसान बनाए जाएंगे। साथ ही बॉक्साइट और कोल ब्लॉक्स का ज्वाइंट ऑक्शन भी करने की योजना है। तो एक बड़ा बदलाव कोल सेक्टर के लिए। Coal bed methane also will be auctioned, so that these coal beds which are with Coal India but untapped also can benefit the country. So the coal bed methane extraction also will happen through auctioning. 50,000 crores will be spent by Government of India for creating evacuation infrastructure. कोल सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को माइनिंग की इजाजत देने का कांग्रेस और जेएमएम ने विरोध किया है। साथ ही केंद्र सरकार को पूंजीपतियों की सरकार करार दिया है। बहुत ही गंभीर मसला है कि आज जो कोल ब्लॉक का नीलामी करने जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कहेंगे हमारे यहाँ के लोगों के लिए। और ये हमारी सरकार जो है, इन लोगों ने खुद कहा था कि ये हमारी कोयला, हमारी धरती, हमारे सब कुछ रहने के बावजूद भी हमें कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। जो टैक्सेशन वगैरह अभी बोल रहा है कि ये मालिकाना हक जो हम छोड़ेंगे, कुछ बोल रहे हैं। और ये नीलामी का रास्ता जो साफ कर रहा है, जो प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है, कि 20 माननीय प्रधानमंत्री जी का करीब 4-5 दिन हो गया, उन्होंने देश को संबोधित भी किया था और उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि हमने पूरे देश को 20 लाख करोड़ का। केंद्र सरकार के द्वारा इस तरह की घोषणा से स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता पूंजीपतियों के हाथ में खेल रही है और पूंजीपतियों के हित में यह फैसला लिया जा रहा है। 1 रुपए की रजिस्ट्री योजना हमेशा से चर्चा में रही है, जब शुरू हुई थी तब भी और आज बंद होने के बाद भी। लेकिन इतना तय है कि इस योजना का फायदा और नुकसान भविष्य के तराजू पर जरूर तौला जाएगा। 1 रुपये में 50 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री वाली योजना ने पिछले रघुवर सरकार में काफी सुर्खियां बटोरी थी। तत्कालीन सरकार ने इसे नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया था। लेकिन अब मौजूदा सरकार ने इस योजना को बोझ और बेमानी बताते हुए बंद करने का फैसला किया है। जो महिलाएं सड़क पर चल रही हैं, उनके बारे में इनकी चिंता नहीं है क्या? आज क्या राज्य को संसाधनों की आवश्यकता नहीं है? आज इस संक्रमण में आज सबको मिलजुल करके चलना है। उधर बीजेपी ने 1 रुपये में संपत्ति रजिस्ट्री योजना को बंद करने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और इसे महिला विरोधी कदम बताया है। मुझे लगता है कि सरकार को बनाए रखना चाहिए था कि हमारे माँ बहनें मजबूत होती, सशक्त होती। अब ये तो कुछ दे नहीं रही है, बल्कि जो दिया हुआ था वो भी वे वापस छीन रही है सरकार। बहरहाल 1 रुपये के जिस सिक्के से नारी सशक्तिकरण का पहिया दौड़ाने का दावा बीजेपी सरकार ने किया था, उस पहिए को ही हेमंत सरकार ने पंक्चर बता दिया है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।
जेवीएम की टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव द्वारा झारखंड विकास मोर्चा के कांग्रेस में विलय के प्रस्ताव को निर्वाचन आयोग द्वारा खारिज करने के फैसले पर आज झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। झारखंड विकास मोर्चा के बीजेपी में विलय कराने वाले बाबूलाल मरांडी ने जहां संतोष जताते हुए कहा कि एक ही पार्टी का 2 बार कैसे विलय हो सकता, वहीं जेएमएम ने अभी भी 10वीं अनुसूची के प्रावधान का हवाला देते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी से इस्तीफे की मांग की। कुछ भी नहीं बोलेंगे, हमने हाउस में भी कह चुके हैं, क्योंकि हमारी पार्टी विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी में विलय की और उसकी सूचना हमने इलेक्शन कमीशन को भी दिया और इलेक्शन कमीशन ने पार्टी की विलय की जो सहमति है उसको भी दे दिया और पार्टी ने उसकी पूरी सूचना विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया और उसके बाद भी अगर वो नहीं निर्णय करे तो फिर हमने हाउस में ही कहा था कि भाई हमें अब इस विषय पर कुछ भी नहीं करना है। आयोग ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया कि बाबूलाल जी के जो नेतृत्वाधीन जो पार्टी थी झारखंड विकास मोर्चा, उसका भाजपा में विलय हुआ और वो पार्टी समाप्त हो गया। लेकिन जब विधायक दल का जब गठन हुआ था झाविमो का, तो उस समय विधायक दल के नेता प्रदीप यादव थे, बाबूलाल जी भी उसमें सदस्य थे। तो इसका अब स्पष्ट हो जाता है कि बाबूलाल जी यदि भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो पहले 10वीं अनुसूची के तहत उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था या अब उनको बर्खास्तगी झेलनी पड़ेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्णय के बाद अविलंब विधानसभा अध्यक्ष को नेता प्रतिपक्ष के लिए बाबूलाल मरांडी के नाम की मंजूरी देनी चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष की मंजूरी नहीं मिलती है तो वो आंदोलन करेंगे। चुनाव आयोग के द्वारा लिए गए निर्णय के बाद अविलंब बाबूलाल मरांडी को झारखंड विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता के रूप में विधानसभा अध्यक्ष मान्यता दे और संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान करे। राज्य के सीसीएल गांधीनगर अस्पताल में इलाज करा रहे 12 में से 11 कोरोना मरीजों की जांच नेगेटिव आने के बाद आज उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना को मात देने वाले मरीजों ने डॉक्टरों का आभार जताया। वहीं सीसीएल अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि जिला प्रशासन अगर उन्हें और भी मरीज देगी तो उनकी भी देखभाल के साथ इलाज का जिम्मा अस्पताल प्रबंधन बखूबी निभाएगा। हमने अपना पहला बैच को आज डिस्चार्ज किया है। हम लोगों ने 11 लोगों को आज डिस्चार्ज किया है। सब बहुत खुश थे। हम लोगों को यहाँ पर जो उनका ट्रीटमेंट हुआ है, जो उनकी देखभाल हुई है, उससे वो काफ़ी सेटिस्फाइड नज़र आए और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज सभी पेशेंट स्वस्थ होकर यहाँ से गए हैं, ये हमारे लिए बहुत एक सेटिस्फाइंग खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन, जो टाटा ट्रस्ट का एक उपक्रम है, उसने कोरोना से निपटने के लिए 8400 पीपीई किट राज्य सरकार को समर्पित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर बनाए रखने के लिए टाटा ट्रस्ट समूह की ये पहल सराहनीय है। जामताड़ा में बंगाल से आने वाले मजदूर देवघर की ओर पैदल जा रहे हैं। उनमें नन्हे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी बंगाल के ईंट भट्टे पर मजदूरी कर अपना भरण पोषण करते थे, लेकिन कोरोना महामारी के बाद काम ठप हो गया। फिर ये अपने घर के लिए पैदल ही निकल पड़े। इनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो भूखे प्यासे कड़ी धूप में चल रहे हैं। बड़ाकर चिरकुंडा क्या काम करते थे? भट्टा में काम करते। तो क्या क्या परेशानी हुआ आने में? वह पैदल आ रहे हैं बच्चा लोग। तो वहाँ कोई साधन नहीं मिला, खाना कुछ। दूसरे प्रदेशों से लौटे प्रवासी मजदूरों को अपने ही जिले में प्रशासनिक उपेक्षा का दंश झेलना पड़ रहा है। पलामू में स्पेशल ट्रेन के जरिए हो या अन्य साधन से लगातार प्रवासी मजदूरों का घर वापसी हो रहा है। सरकार ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि प्रवासी मजदूरों को मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद उन्हें गाड़ी से उनके घर तक पहुंचाया जाए, लेकिन पलामू पहुंचे मजदूर अपने घर जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें घर नहीं भेजा जा रहा। वहीं उनके रहने खाने की भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। वो बम्बे से आए थे, ट्रक ऐसा करके कुछ पैदल चले, कुछ ट्रक से आए और ये आके हम लोग सोचे घर जाने से पहले अच्छा चेक करा लेते। यहाँ चेक हुआ, खाली ना एंट्री हुआ और ये मोहर मारा गया और फिर बोले 14 दिन तक तुम पंचायत भवन में रहो, रेड जोन में हो। मुंबई से आए हुए हैं आज
हम लोग 11 तारीख से चले थे, कुछ दूर ट्रक से बैठे, कुछ दूर पैदल, ऐसा चलते चलते मतलब किसी भी हाल में हम लोग यहाँ तक आज पहुँचे। तो जब ही हम लोग आए ना तो हम लोग सोचा कि पहला और डालते सभी मुखिया ये सब बोलते थे कि पहले घर से आने से पहले और जांच करा के ही आना। तो हम लोग गांव में नहीं गए, हम लोग डायरेक्ट यहाँ आया तो सब कुछ सही था। वो जांच बीच किए, वो मुहर हाथ में ऐसा मारे तो हम लोग बोले कि सर खाना उना हम लोग के चाहिए, हम लोग भूखा है, सिर्फ 1 गिलास सत्तू पिया है और कुछ नहीं। तो बोले कि खाना मिलेगा, बैठो अभी। तो हम लोग बैठे रहे तो फिर बोलते हैं कि खाना आया, तो मुश्किल से 10-15 आदमी का खाना आया, हम लोग के जाते जाते वो खत्म हो गया। दुमका के जरमुंडी प्रखंड में 34 कामगार चेन्नई से लौटे हैं, लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है कि जिला प्रशासन ने लौटने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। सभी कामगार अपना मोबाइल सहित कीमती सामान बेचकर 2,31,000 रुपए में एक बस की और अपने घर पहुंचे। कामगारों ने 2 महीने की पूंजी सिर्फ घर आने में लगा दी। फिलहाल सभी लोगों की जांच कर प्रशासन ने होम क्वारंटाइन कर दिया है। कई सांसद को भी फोन किए, SPDC का तो खैर बात छोड़िए, कहीं हम लोग को कुछ मदद नहीं मिला। तो हम लोग लास्ट में घर से पैसा वैसा मंगवा के जो हम लोग के पास मोबाइल था वो लोग बेच के 2,31,000 में हम लोग मजबूरी में बस किया, क्योंकि वहाँ पर बीमारी ज़्यादा बढ़ गया था। 10,000 का पार हो गया अभी तमिलनाडु। लॉकडाउन के दौरान पास लेकर दिल्ली से रांची पहुंचे वकील देवाशीष विश्वकर्मा को फर्जी पास बताकर गिरफ्तार करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। स्टेट बार काउंसिल ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें वकील को हथकड़ी लगाकर मजिस्ट्रेट में पेश किए जाने का विरोध किया गया है। ये मीडिया में भी रिपोर्ट आई थी कि एक एडवोकेट जो है देवाशीष विश्वकर्मा, जो साकेत कोर्ट दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, वो रांची आए थे, रांची के रहने वाले हैं। तो उनके पास पास था, उसके बाद भी उनको गिरफ्तार किया गया। बाद में ये पाया गया कि नहीं, उनका ये आरोप में गिरफ्तार किया गया कि पास जाली है, जबकि अनुसंधान में ये पता चला बाद में कि नहीं, पास सही था। तो उनको मजिस्ट्रेट के सामने जो प्रोड्यूस किया गया वो हथकड़ी लगा के प्रोड्यूस किया गया। आज के दिन ये सबको हम लोग जानते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय 1995 में ही एक जजमेंट दे चुका है, पहले भी दिया है कि आप किसी को भी हैंडकफिंग करके हथकड़ी पहन लगा के आप मजिस्ट्रेट के पास नहीं ला सकते हैं, उनको कोर्ट में नहीं। धान खरीद के नाम पर राज्य में बड़े पैमाने पर वित्तीय घोटाले की जांच में जुटी सीआईडी की टीम ने 24 कांड दर्ज किए हैं। वहीं अब तक 50 करोड़ से अधिक की गड़बड़ियां सामने आने के बाद जांच में तेजी लाने की बात सामने आ रही है। साल 2011-12 से लेकर 2016-17 के बीच राज्य में बड़े पैमाने पर धान खरीद में घोटाले की बात अब किसी से छुपी नहीं है। मामले की जांच में सीआईडी की टीम जुटी हुई है। फर्जी बिल के माध्यम से अब तक 50 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई है, जिसके बाद सीआईडी ने जांच में तेजी लाने के लिए कई अलग अलग जांच दल गठित किए हैं। हर टीम में 5 से 7 पुलिस ऑफिसर शामिल हैं। ऐसे 24 केस हैं, हम उन सभी का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसके लिए हमने काफ़ी अनुसंधान की टीमें तैयार की हैं। हर टीम में करीब 5-6 लोग हैं डीएसपी की अध्यक्षता में, और हम लोग केस को काफ़ी तेजी से सभी केसेस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। धान खरीद के नाम पर हुए इस घोटाले में पैक्स और कोऑपरेटिव विभाग के कर्मी के साथ ही अधिकारियों पर दलालों और राइस मिल मालिकों की मिलीभगत की बात सामने आई है। इन पर फर्जी बिल के आधार पर सरकारी पैसे को चूना लगाने का आरोप है। हाईकोर्ट में लगातार हो रही सुनवाई के बीच सीआईडी ने अब तक हजारीबाग में 4, पलामू में 1, सरायकेला और गुमला के 1-1 केस, रांची के 1 केस सहित 24 केस दर्ज किए हैं। बहुत गड़बड़ियां हुई थी। मैं कहूँगा कि विभाग का कंट्रोल नहीं रहा। राइस मिल को देते गए ये लोग और राइस मिल से वसूल नहीं सके, इसलिए गड़बड़ियां हुई। केस हुए हैं और अभी जो सीआईडी के एडिशनल डीजी हैं पलटा जी, बहुत ही अच्छे पदाधिकारी हैं, कुशल पदाधिकारी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कांडों में जल्द से जल्द निपटारा करेंगे और इनकी वसीले राइस मिलों से हमारे चावल की वसूली हो जाएगी। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने परचेजेस करना शुरू किया। बहुत जगह ये हुआ कि जितना प्रोडक्शन नहीं हो सकता है उसका कई गुना जो है धान जो है परचेज हो गया। अब ये धान आया कहां से? धान आया जैसे बॉर्डर एरिया हमारे यहाँ झारखंड में, बंगाल से लिए मान लिया 6 रुपये धान और 10 रुपये का जो रेट है उसमें हम लोग जो है परचेज करवा दिए। ये होता था कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव अफसर,
पैक्स और लैम्प्स के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा, मैनेजर्स के द्वारा। पैक्स के जरिए राज्य के सभी जिलों में हुए धान खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई है। राज्य भर में जिला स्तर पर 48 केस दर्ज किए गए थे, जिसमें सीआईडी ने 24 केस दर्ज किया है। उम्मीद की जा रही है कि बिचौलियों के माध्यम से हुए इस महाघोटाले पर से पर्दा हटाने में सीआईडी जल्द ही सफल होगा। रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। गढ़वा में सोन नदी में डूबने से 7 युवकों की मौत हो गई। घटना कांडी थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि डुमरसोता गांव के 7 युवक नहाने के लिए सोन नदी गए थे, लेकिन नदी की तेज धार में सभी बह गए। कांडी प्रखंड के डुमरसोता ग्राम की घटना है, जहां पे सुबह 7 बजे डुमरसोता के 7 बच्चे सोन नदी में नहाने के क्रम में डूबने से मौत हो गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।